अच्छा। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या है? 3 - tan² ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना आनंद? कौन पूछा ये साहिल क्वेश्चन? साहिल पूछा है सर। हम पूछे सर। अच्छा, साहिल। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना साहिल? यस सर, बट लेमडा का वैल्यू नहीं निकल पा रहा। अच्छा ठीक है, मैं इसको बना के भेज दूंगा। अभी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा तो इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, बनाकर मैं भेज दूंगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना। इनवर्स ओके, ट्रिग्नोमेट्री में कोई डाउट है? नो इनवर्स सर। ट्रिग्नोमेट्री सर में किसी को कोई डाउट? 2.2 का 6 हाँ नंबर। बोलो। 2.2 का 2.2 का 6। 6 नंबर। 2.2 का 6। 6 नंबर में क्या डाउट हो गया, बोलो। सर कोसेक भी डाल रहे हैं तो आंसर आ रहा है और सेक में भी, तो फिर दोनों में से क्या डालें? कोई भी दोनों में से, दोनों सब्स्टिट्यूशन सुटेबल है उसमें। क्योंकि हम लोगों ने, याद है सर हम लोगों ने जब ये डिस्कस किया था √1 - x², तो हम लोगों ने बोला था यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूशन वैलिड है। तो सर जो नहीं, अलग आंसर आया वो गलत नहीं ना होगा? अलग आंसर आया है वो गलत होगा या नहीं होगा इसकी बात कर रहे हो? दोनों अलग आंसर आया है क्या दोनों से? यस सर। नहीं आया होगा, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, दोनों आंसर सेम है। क्या आया है, दो सर आंसर मुझे बताओ। जब कोसेक डाले तो कोसेक इनवर्स एक्स आया, और जब सेक डाले तो π/2 माइनस सेक थीटा। हाँ, एक का आंसर आया कोसेक एक्स, कोसेक, एक आया होगा कोसेक इनवर्स एक्स, और एक आया होगा π/2 माइनस कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स एक्स, यही आया होगा ना? यस ये सर। दोनों आंसर सेम नहीं है? यस सर, हो गया। तो दोनों आंसर मैंने बोला ना सेम है। π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स क्या आएगा? कोसेक इनवर्स एक्स आएगा ना। ठीक है सौम्या? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस। ठीक है, सो रेगुलर रहो क्लास में जितने लोग हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आज क्लास किए फिर कल एब्सेंट हो जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं है। आज भी देखो आज बच्चे अधिक आए हैं। कौन कौन है? प्रज्ञा, देखो कल तुम प्रज्ञा नहीं थी। सत्यम, सत्यम आनंद। अच्छा, कल आए इतने थे दिन सर। तक कहाँ थे? कल भी आए थे सर, हम डेली बहुत आते। दिन बाद। हाँ, हम डेली आते हैं सर, कल भी थे। डेली आते हो? अच्छा, अच्छा सत्यम प्रकाश, हाँ चलो। और फिर कौन है? प्रज्ञा भी कल नहीं थी। चलो ठीक है। सर कल संडे था ना सर। हाँ कल नहीं, मैं सैटरडे की बात कर रहा हूँ। कल का मतलब जो लास्ट क्लास हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है, मैट्रिसेस पे आते हैं। सो मैट्रिसेस ये एलजेब्रा का पार्ट है। तुम अगर सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस में पहला जो पार्ट था वो था रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर दो चैप्टर है, पहला है रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों चैप्टर जो है रिलेशन फंक्शन के अंदर आता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये जो है एलजेब्रा का पार्ट है। तो एलजेब्रा का पार्ट में कौन कौन है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये एलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है, तो तुमको मैंने ऑलरेडी जो सिलेबस है 21-22 का वो भेजा है, उसमें मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज नहीं है। ठीक है,
फंक्शन रिलेशन फंक्शन एक फिक्स्ड है, यानी कि उसमें रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मार्क्स इंक्लूड है, कंबाइंड है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कितना मार्क्स का आएगा ये नहीं बता सकते, ठीक है, सिर्फ एक गेस कर सकते हो। फिर इसी तरह अलजेब्रा से कितने मार्क्स का आएगा ये फिक्स्ड है, बट अलजेब्रा में अब मैट्रिसेस भी है, डिटर्मिनेंट भी है, तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से कितना आएगा ये नहीं बता सकते हो, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। सो मैट्रिसेस जो है वो अलजेब्रा का पार्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 12th में इजी है, मतलब ये मार्क्स स्कोर करने वाला चैप्टर है, इसमें अगर मिस्टेक करते हो तो फिर दिक्कत है। कैलकुलेशन है बट इजी है, बट आगे चलकर ये बहुत ही एप्लीकेशन का टॉपिक है, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है तुम्हारा, ठीक है। इंजीनियरिंग में भी पढ़ोगे, और ऐसे नॉर्मल मैथ तो पढ़े हुए पढ़ोगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में इसका बहुत यूज होता है मैट्रिसेस का, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में बहुत यूज होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी मैट्रिसेस यूज करते हैं। तो हम लोग क्या है ना छोटे साइज का पढ़ रहे हैं, बट आगे चलकर ये एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेगा तो वहां पे तुमको समझना होगा। तो अभी बेसिक है तो बेसिक को तुमको समझना है। ओके, मैट्रिसेस क्या है? सो मैट्रिसेस जो है एक तरह का एरे है। अब एरे वर्ड मेरे ख्याल से तुम लोग सुने होंगे, एरे वर्ड कोई जानता है? पढ़े हो तुम लोग किसी सब्जेक्ट में पढ़े हो? किस CS सब्जेक्ट में। में? जो जिस सब्जेक्ट में सीएस में, कंप्यूटर साइंस में एरे वर्ड यूज हुआ होगा। एरे का क्या मतलब है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, है ना, एक वेल ऑर्डर्ड वे में कोई चीज को अरेंज किया गया है। सो एरे का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। सो मैट्रिक्स क्या है? एक तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स जो है एक तरह का अरेंजमेंट है। अब ये अरेंजमेंट कैसा है? तो तुम देखो, ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को हम एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं, वो भी एक एरे है। किसी चीज को हम एक प्लेन में भी अरेंज कर सकते हैं। अब जैसे तुम देखो, तुम्हारे क्लास का जो लाइन है वो हाइट वाइज होता है। असेंबली ग्राउंड में जब अरेंज बच्चे खड़े होते हैं तो हाइट वाइज खड़े होते हैं ना, तो ये भी एक तरह का एरे है। अब तो ये एरे जो है एक लाइन का एरे है। अब तुम अगर सारे स्कूल को मिला दो तो जितने भी लाइन अरेंजमेंट है उसको अगर तुम मिला दो तो ये अरेंजमेंट कहां पर चला जाएगा? एक प्लेन में चला जाएगा ना। ये अरेंजमेंट कहां चला जाएगा? एक प्लेन में चला जाएगा ना, जाएगा। स्कूल ग्राउंड में जब बच्चे ऐसे खड़े होते हैं तो वो अरेंजमेंट कहां पर होता है? प्लेन में होता है। जब बच्चे क्लास वाइज खड़े हैं तो एक क्लास जो है वो लाइन वाइज अरेंजमेंट है ना। यस सर। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। तो एरे जो है दो तरह का हो गया। एक हो गया वन डायमेंशनल एरे, जब एक लाइन में हम अरेंज कर रहे हैं तो वो मेरा क्या हो गया? वन डायमेंशनल एरे। जब हम एक प्लेन में अरेंज कर रहे हैं तो वो अरेंजमेंट कौन सा अरेंजमेंट हो जाएगा? टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो वन डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे और टू डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। बट मैं जस्ट ये तुमको बता दे रहा हूं कि एरे जो है वो वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल तक ही लिमिट नहीं है। एरे जो है वो थ्री डायमेंशनल एरे भी होता है। थ्री डायमेंशनल एरे कैसे होगा? कोई बता सकता है थ्री डायमेंशनल एरे का एग्जांपल? साइड ऑफ क्यूब सर। हाँ, क्यूब। साइड ऑफ क्यूब नहीं, पूरा क्यूब। क्यूब जो है तुम देखो, ऐसे कर दो, यहाँ एक डॉट, फिर यहाँ एक डॉट, फिर यहाँ एक डॉट, फिर यहाँ एक डॉट, फिर इधर एक डॉट, इधर एक डॉट, फिर इधर एक डॉट, इधर एक डॉट। तो जो अरेंजमेंट आएगा वो कैसा आएगा? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट आएगा ना। समझे मैंने क्या बोला? ये चलो मैं बता दे रहा हूं। ये एक अरेंजमेंट है, मान लो किसी भी चीज का अरेंजमेंट है। अब ये तो टू डायमेंशनल एरे हो गया। अब एरे में एक पॉइंट यहां दे दो, फिर एक पॉइंट यहां दे दो, फिर एक पॉइंट यहां दे दो, फिर एक पॉइंट यहां दे दो, इसी तरह यहां से भी, है ना। तो जो ये यहां पे जो एरे बनेगा वो कैसा एरे होगा? थ्री डायमेंशनल एरे होगा ना। यस सर। होगा।
ठीक है। सो एरे जो है वो 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, इवन 4 डायमेंशनल भी हो सकता है। ठीक है, बट हम इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है। सो प्रोग्रामिंग में ये एरे यूज करते हो, इसका यानी कि एरे जब कर रहे हो इसका मतलब तुम एक मैट्रिक्स बना रहे हो। प्रोग्रामिंग में अगर तुम एक एरे का यूज कर रहे हो इसका मतलब तुम मैट्रिक्स बना रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। सो हम बोल सकते हैं व्हाट इज मैट्रिसेस। अब इसका हम डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट दे सकते हैं। मैट्रिक्स इज अ 2 डायमेंशनल एरे। इट इज a 2-dimensional array of any object। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है, वो 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है, उसको हम एक मैट्रिक्स कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो अरेंजमेंट पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? ऑब्वियसली वेरिएबल या नंबर का पढ़ेंगे। तो हमारे लिए जो मैट्रिक्स में अरेंजमेंट होगा वो नंबर और वेरिएबल का होगा। बट ऐसा नहीं है, तुम मैट्रिक्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करके बना सकते हो। सो मैट्रिक्स के डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन? समझ में आया ना मैट्रिक्स का डेफिनेशन? ठीक है, अब ये तो हो गया डेफिनेशन मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट आते हैं, चलो एरे तो मैंने बना दिया, अरेंजमेंट मैंने बना दिया, अब उसको कैसे लिखेंगे, उसका नाम कैसे देंगे, उसके लिए कोई नोटेशन है या नहीं, वो अब हम लोग देखेंगे। तो पहला रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। एक मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो तुमने कुछ नंबर को अरेंज किया ऐसे, तो ये एक एरे है ना, 2 डायमेंशनल एरे है, तो ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, बट ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट सही करेंगे? एक मैट्रिक्स यानी एरे को हमेशा या तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ऐसे, या फिर इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 3 5 7 7 9 6 9 -1 3 2 0। ये दोनों जो है एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। सो जब भी एक अरेंजमेंट को तुम लिख रहे हो तो हमेशा किसके अंदर लिखोगे? या तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, दोनों मैट्रिक्स का ही रिप्रेजेंटेशन है। कोई प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन में? सर स्मॉल ब्रैकेट में कैसे भी एक हो मैट सकता है? हाँ हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। किसी किसी बुक में ऐसे भी मिलेगा तुमको, किसी किसी बुक में ऐसे भी मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के बाद अब ये जो मैट्रिक्स के अंदर ये जितने भी नंबर्स का अरेंजमेंट किया गया ना, इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट या फिर एंट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 एक एंट्री है हमारे मैट्रिक्स का। ठीक है, 3 भी एक एंट्री है हमारे एक मैट्रिक्स का, 5 भी एक एंट्री है, या एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो जिसका हमने अरेंजमेंट किया है उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट और एंट्री। ये छोटे छोटे टर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं नाम पे। एक मैट्रिक्स का नाम कैसे देते हैं? अब जैसे ये एक मैट्रिक्स है ना, तो हर बार तो इतना बड़ा मैट्रिक्स नहीं बोल सकते ना, इसको एक नाम से बुलाना पड़ेगा। तो तुम एक मैट्रिक्स का जो नेमिंग है, तुम्हारे पास 26 अल्फाबेट है, कैपिटल लेटर में तुम उन 26 अल्फाबेट में से किसी भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हो एक मैट्रिक्स को नाम देने में। जैसे इस मैट्रिक्स को आप इतना बड़ा ना बोल के हम इसको जेड कैपिटल लेटर में, मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में देते हैं जेड, तो इस मैट्रिक्स का नाम हमने दे दिया जेड, सो कैपिटल लेटर में। तो अब हम बोलेंगे जेड मैट्रिक्स है ये मेरा। तो अब इतना बड़ा मैट्रिक्स हमको नहीं बोलना पड़ रहा है ना, जेड बोल रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि इसी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो मैट्रिक्स का नाम, रिप्रेजेंटेशन और एलिमेंट
ये 3 टर्म हम लोगों ने देखा, समझ में आ गया ये तीनों टर्म? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो। ओके, नेक्स्ट आते हैं। पूछते जाना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं। अब तुम ये देखो कि एक मैट्रिक्स, सपोज यही में है ना, 3 9 2 1 0 5, ये एक मेरा मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो 3 9 2 1 0 0 है। अब तुम ये ऑब्जर्व करो, ये मैट्रिक्स में दो तरह का लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन बन रहा है नहीं, और एक वर्टिकल लाइन बन रहा है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन में कुछ नंबर है, जैसे इस हॉरिजेंटल लाइन में कौन है, 3 और 9 है। इस हॉरिजेंटल लाइन में कौन है, 2 और 1 है। इस हॉरिजेंटल लाइन में कौन है, 0 और 5 है। अगर वर्टिकल लाइन की बात करें तो पहले वाले वर्टिकल लाइन में कौन है, 3 2 0 है। दूसरे वाले वर्टिकल लाइन में कौन है, 9 1 5 है। ठीक है, तो जो मेरा हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं रो। तो ये मेरा फर्स्ट रो है, जो पहला हॉरिजेंटल लाइन आएगा। काउंटिंग हमेशा ऊपर से नीचे करेंगे, और जब वर्टिकल लाइन की काउंटिंग करेंगे तो हमेशा लेफ्ट टू राइट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा रो 1 है, ये मेरा रो 2 है, और ये मेरा क्या है, रो 3 है। इसी तरह अगर वर्टिकल लाइन की काउंटिंग करेंगे तो वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये मेरा कॉलम 1 है, और ये मेरा कॉलम 2 है। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम है, 3 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, सो एक मैट्रिक्स में अगर तुमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो तुम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर सकते हो। यस सर। यस सर। ये ध्यान रखना कि रो कैसे काउंट करेंगे और कॉलम कैसे काउंट करेंगे। रो हमेशा हॉरिजेंटल लाइन को काउंट करेंगे और काउंटिंग हमेशा टॉप टू बॉटम। कॉलम हमेशा वर्टिकल लाइन को काउंट करेंगे और काउंटिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब जब तुम एक मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जान जाओगे तो हम लोग एक टर्म और एक्सप्लेन करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो जैसे ये मेरा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम देते हैं बी, है ना। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा फिर, ऑर्डर ऑफ बी, जो मेरा बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने क्या किया, इसका रो काउंट कर लिया था, कॉलम काउंट कर लिया था। तो इस मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। पहले हम नंबर ऑफ रो लिखेंगे, फिर ये क्रॉस का साइन है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, ध्यान रखना। ये सिंपली एक नोटेशन है जो ऑर्डर में हम लोग यूज करते हैं। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2। पहले हमेशा रो का नंबर आएगा और दूसरी बार हमेशा किसका नंबर आएगा, कॉलम का। ठीक है, सो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बता सकते हो। एक मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, ये एक नोटेशन है ऑर्डर में जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे इसको, ऑर्डर ऑफ बी इज 3 क्रॉस 2। अब एक और एग्जांपल देख लो, सपोज मेरा मैट्रिक्स ऐसा है, मान लो सी मैट्रिक्स है, 3 5 7 2 1 1 -3 6 9 0 -2 5। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, प्रज्ञा, 4 क्रॉस। प्रज्ञा प्रज्ञा नहीं, मैं जिससे पूछ रहा हूँ, प्रज्ञा। यस सर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ कितना है, मैट्रिक्स दिख रहा है ना, 4 into 3, 4 क्रॉस 3। हाँ, 4 क्रॉस 3। सो कितने रो हैं, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, 4 रो हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। सो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 4 क्रॉस 3।
ठीक है, अब ऑर्डर का अपना फायदा है ना, तुम देखो, तुम अब यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि एक मैट्रिक्स जो है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। तो अब तुम यहीं से अंदाजा लगा लो कि अगर मैट्रिक्स मेरा बहुत बड़ा है तो हर बार मैट्रिक्स को लिखना पॉसिबल नहीं है, बट मैट्रिक्स किस शेप का है उसका आइडिया कौन देगा? ये ऑर्डर। अगर मैं बोल रहा हूं एक मैट्रिक्स जो है 50 क्रॉस 30 का है, तो तुम समझ सकते हो कि उस मैट्रिक्स में कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे। ठीक है, सो ऑर्डर का अपना इंपॉर्टेंस है। ऑर्डर जो है एक मैट्रिक्स के बारे में, उसके साइज के बारे में तुमको आइडिया दे रहा है कि वो कितना बड़ा मैट्रिक्स है। ठीक है, सो ये हमारा नेक्स्ट टर्म था, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज व्हाट? इट इज नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, and this will give you the order of a matrix. यहां तक डाउट नहीं है? चलो ठीक है, चलो एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, ऑर्डर से रिलेटेड पूछता हूं मैं। सपोज एक मैट्रिक्स है ए -1 3 2। अंकुर, यस सर। अंकुर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इस मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ ए क्या है? 3 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1। तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। हाँ, क्यों? ये फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो, थर्ड रो, कॉलम तो एक ही है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 1। तो ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑर्डर हो गया। अब आते हैं एक नोटेशन पे। जैसे अब मान लो एक मैट्रिक्स है मेरा 3 -1 7 6 2 0 -1 3 4 6 9 -1। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है तुम्हारा 4 क्रॉस 3। सो ऑर्डर ऑफ ए इज 4 क्रॉस 3। इसको हम ना यहां पे भी लिख सकते हैं 4 क्रॉस 3 ऐसे। ठीक है, यहां कॉर्नर पे 4 क्रॉस 3। अब यहां पे एक नोटेशन और हम यूज कर रहे हैं। ये ए मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, ये भी ए मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, ये भी ए मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। तो ये सारे एलिमेंट हैं। तो इस मैट्रिक्स कितने एलिमेंट है? अब काउंट करना पड़ेगा। हम बिना काउंट किए हुए इसकी मदद से बता सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 12, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट होंगे। यानी कि अगर हमको ऑर्डर पता है तो हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने होंगे उस मैट्रिक्स के। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? अब 4 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 12 आ रहा है, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट है। तो तुम दोनों तरीके से जा सकते हो। देखो, अगर तुमको ऑर्डर पता है तो तुमको नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, बट इसका क्या कन्वर्स ट्रू है? अगर एक मैट्रिक्स का हमको नंबर ऑफ एलिमेंट पता है तो हम बोल सकते हैं क्या ऑर्डर 4 क्रॉस 3 ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? नो सर। कुछ और भी हो सकता है सर। नो सर। कुछ और भी हो सकता है। तो मुझे बताओ, अगर मान लो एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है, then what are the possibilities of order of a matrix? 1 क्रॉस 12, 1 × 6 6 1 cross 12, 1 into 6 12, 1 क्रॉस 12, 1 cross 12 और 2 क्रॉस 6, 2 क्रॉस 2 6, cross 6 और 3 क्रॉस 4, क्रॉस 2, हाँ 4 क्रॉस 3, 4 cross 3 6 6 क्रॉस 2, cross 2 12 12 cross क्रॉस 1। 1। यानी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पता है तो तुम ऑर्डर के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे, अभी यहाँ पे 4 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो नंबर ऑफ एलिमेंट 12 थे। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट में बोल रहा हूँ एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है तो तुम ऑर्डर के बारे में नहीं बता सकते हो, बट ऑर्डर के बारे में पॉसिबिलिटीज तुम पता कर सकते हो कि तो कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स मिल सकते हैं। तो इस केस में टोटल कितना हो गया? 6, यानी 6 ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं 12 एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन है कुछ कुछ। ठीक है, ओके, एक ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो है हम
मेन जो डिस्कस करना चाह रहे थे एलिमेंट के बारे में। अब देखो ये जो एलिमेंट है 3, ये 3 एलिमेंट का पोजीशन क्या है वो हमको समझना है। तो 3 एलिमेंट जो 3 है वो कहां पर है वो चेक करो। ये जो 3 है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जहां इंटरसेक्शन है वहां पर बना है। ये नहीं, 3 कहां पर बना है? जहां पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे 3 बन रहा है। -1 कहां पे बन रहा है? जहां पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इंटरसेक्ट करेगा वहां पर बनेगा। 7 कहां पर बन रहा है? जहां पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे बन रहा है। इसी तरह मान लो 3 के बारे में डिस्कस करना है, तो 3 कहां पर है? जहां पे थर्ड रो और सेकंड कॉलम मिलेगा वहां पर बन रहा है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। यानी कि 2 का पोजीशन, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 का पोजीशन क्या है, तो 2 का पोजीशन क्या है बता सकते हो? 2 का पोजीशन है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, यानी इस 2 का पोजीशन जो है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम पर है। हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? यस सर। मैंने क्या बोला समझ में आया? ठीक है, यानी अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि मुझे वो एलिमेंट बताओ जो थर्ड रो फोर्थ कॉलम पे है, तो थर्ड रो फोर्थ कॉलम पे कौन है? सर फोर्थ कॉलम तो है ही नहीं। फोर्थ कॉलम नहीं ना। थर्ड रो फोर्थ कॉलम, सर फोर्थ कॉलम है कहाँ? हाँ फोर्थ कॉलम नहीं है, तो ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो, फोर्थ रो थर्ड कॉलम पे कौन है? -1। -1। देखो ये फोर्थ रो और थर्ड कॉलम पे यही है ना, समझ में आया? तो दोनों तरीके से जानना है, किसी एलिमेंट का पोजीशन क्या है ये भी तुमको ध्यान रखना है, और अगर तुमको मैं पोजीशन पूछ रहा हूं कि उस पोजीशन पे कौन एलिमेंट है ये भी तुमको पता होना चाहिए। अब लेकिन इसके लिए तो मैं बहुत बड़ा सेंटेंस बोल रहा हूं ना, एक एलिमेंट बताओ जो थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम पे है या फोर्थ रो सेकंड कॉलम में है, तो ये बहुत बड़ा लग रहा है ना। तो इसके लिए अब हम एक नोटेशन यूज करेंगे। क्या नोटेशन यूज करेंगे वो देखो। पहले तो तुम देखो कि तुम्हारे मैट्रिक्स का नाम क्या है। तुम्हारे मैट्रिक्स का अगर नाम ए है तो हम इसके एंट्री को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर तुम्हारे मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए है तो जो इसके एलिमेंट हैं उसके लिए हम कौन सा नोटेशन यूज करेंगे? ए। बट यहां पे तो 12 एलिमेंट है, सिर्फ एक ए 12 एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ए के साथ इसके पोजीशंस को अटैच कर दूंगा। तो कैसे अटैच करेंगे वो देखो। ए एलिमेंट को डिनोट करेगा किस मैट्रिक्स एलिमेंट के डिनोट, किस मैट्रिक्स एलिमेंट को डिनोट करेगा? इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट करेगा। बट अब इसके सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट समझ रहे हो? सबस्क्रिप्ट में 2 नोटेशन यूज करूंगा, आई और जे। ठीक है, ये आई जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और जो जे है वो कॉलम को। हमेशा जो सेकंड पोजीशन है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा और जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को। तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए मैं क्या नोटेशन यूज कर रहा हूं? ए आई जे। अब आई का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा बता सकते हो तुम? मैट्रिक्स को देखते हुए, इसका ऑर्डर देखते हुए बता 1 से सकते हो ना 4। आई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? आई का वैल्यू या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं है ना, क्योंकि आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और ये जो जे है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो आई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है देख लो ऑर्डर को। ऑर्डर में रो जो है वो 4 है और कॉलम जो है वो 3 है। तो जो रो आई का वैल्यू होगा या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, और जो जे का वैल्यू है ये क्या क्या हो सकता है? 1 2 3। तो अब तुम खुद देखो कि ए आई जे क्या क्या बन सकता है। A11 हो सकता है, A12 हो सकता है, A13 हो सकता है, A21 हो सकता है, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43। इसके अलावा और कुछ ए का ए आई जे हो सकता है क्या? ये समझ में आया मैंने जो लिखा? यस सर। यस सर। यस सर। सबको समझ में आया?
किसी को डाउट है कुछ? नहीं ना? ये ध्यान रखो, ये एक्चुअली जो हायर स्टडीज में जाओगे तो मैट्रिक्स हम लोग नोटेशन में यूज करेंगे। क्यों? हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो हम उसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, तो हमको यही नोटेशन यूज करना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या डाउट? हाँ 4-2 नहीं A4-3 होगा ना वहाँ पे? A4, हाँ यहाँ A4-3 होगा, हाँ A4-3, ये ठीक है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है। तो अब तुम देखो, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं A22 का वैल्यू क्या होगा, तो अब तुम देखो ये नोटेशन वाइज भी इजी हो गया और तुमको समझ में भी आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। A22 का मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है। तो A22 का वैल्यू क्या होगा? तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे यही एलिमेंट है, यानी A22 का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, यस सर। इसी तरह अब तुमसे मैं बोल रहा हूं कि A41 का वैल्यू क्या होगा। तो A41 का मतलब तुमको समझ में आना चाहिए, हाँ फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम यानी 6, यानी A41 का वैल्यू कितना होगा? 6। ठीक है, 1 मार्क्स में कभी कभी पूछता है, एक मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू राइट A43, तो तुमको समझ में आना चाहिए A43 का मतलब क्या है। सो ये हो गया एलिमेंट के लिए नोटेशन। और एक जनरल नोटेशन क्या हो गया? ए आई जे। अब तुमको आई और जे का वैल्यू जो है वो किससे पता चलेगा? ऑर्डर से, कि आई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है या जे का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो ऑर्डर इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है। अगर ऑर्डर ध्यान नहीं रखोगे तो तुम आई और जे के बारे में पता ही नहीं कर पाओगे कि आई और जे कैसा दिखेगा। ओके, सो अब देखो तुम्हारा मैट्रिक्स और भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा नोटेशन वाइज। कैसे नोटेशन वाइज कॉम्पैक्ट हो जाएगा? अब जो है इस मैट्रिक्स को, इतना बड़ा मैट्रिक्स है, इसको मैं एक छोटे से नोटेशन में ऐसे लिख सकता हूं, ए आई जे 4x3, ये मेरे मैट्रिक्स का नोटेशन रहेगा। ब्रैकेट के अंदर दे दिया यानी कि ये एलिमेंट है। ठीक है, अब आई और जे का वैल्यू चेंज होता रहेगा, तुम्हारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होता रहेगा। देखो ए आई जे 1 1, तो यहां पे आ जाएगा 1 2, यानी यहां पे आ जाएगा। यानी कि जो मेरा मैट्रिक्स है ना, इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा ना, तो ये एक्सपैंड करने पे कैसा दिखेगा? ये एक्सपैंड, इस मैट्रिक्स को हमने नोटेशन में लिखा है, तो एक्सपैंड करने पे ये कैसा दिखेगा? A इज इक्वल टू, अब तुमको समझ में आना चाहिए कि I और J का वैल्यू 1 से 4, I का वैल्यू और J का वैल्यू 1 से लेकर 3, इसके बीच में ही होगा। तो A11 तो यहां पर, A12 तो यहां पर, A13 यहां पर आएगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट रो बता रहा है, तो पहला वाला कांस्टेंट है, इसका मतलब एक ही रो चल रहा है। दूसरा वाला ये वेरी कर रहा है, इसका मतलब कॉलम चेंज हो रहा है। ठीक है, और कॉलम तुम्हारा 3 ही है, तो A13 तक ही जाएगा। फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33, फिर A41, A42, A43। यानी अगर एक मैट्रिक्स नोटेशन फॉर्म में दिया हुआ है, ये जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप तुम खुद देखो कि इतना बड़ा मैट्रिक्स लिखना इजी है या ये नोटेशन यूज करना इजी है? ये नोटेशन, जब ब्रैकेट लग गया तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से मैं ब्रैकेट हटा दूं, सिर्फ ए आई जी लिखूं, तो इसका मतलब ये एलिमेंट है। दोनों चीज अंतर समझना। यहां मैंने ब्रैकेट यूज किया है, इसका मतलब ये पूरा एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रैकेट तुम हटा दो, सिर्फ ए आई जी लिखो, तो इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स का एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। नोटेशन में कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर हाँ ए बोलो। आई जे ब्रैकेट आप यूज किए हैं, उसमें अगर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो भी ठीक रहेगा या फिर वो गलत हो हाँ जाएगा? हाँ, तब भी मैंने क्योंकि क्या बोला था, ये यहाँ 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 स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर। और कोई डाउट किसी को?
चलो अब एक जनरल मैट्रिक्स पे आते हैं हम लोग। ये तो हम लोगों ने एग्जांपल लेके छोटा छोटा मैट्रिक्स लिखा, एक जनरल मैट्रिक्स। एक मेरा मैट्रिक्स है, मान लो बी, BIJ M क्रॉस N। ये एक जनरल मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया ना। अगर मुझे ऑर्डर के बारे में नहीं पता है तो हम उस मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे? B इज इक्वल टू BIJ M क्रॉस N, ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या यस हो सर। गया? एक ये M क्रॉस N ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें M रो और N कॉलम है। अगर इस मैट्रिक्स को मान लो मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दूं तो ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल नहीं है लिखना, बट एक्सपेंडेड फॉर्म में ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा जरा देखो। B इज इक्वल टू, ध्यान देना, B11 B12 B13। क्या वेरी कर रहा है इसमें? कॉलम। कॉलम वेरी कर रहा है। तो बीच में एक जनरल कॉलम जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? B डॉट डॉट डॉट, बीच में B1N। एक जनरल कॉलम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? B1J, J N नहीं J, और फिर डॉट 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 में N बता रहा है कि वो आखिरी कॉलम है। बीच में मैंने बताया, बीच में मैंने एक जनरल कॉलम दिया तो क्या हो गया? B1J डॉट डॉट डॉट, आखिरी जो होगा वो B1N होगा। ठीक है यहां तक? ठीक है, ये पहला जो रो लिखा गया वो समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब दूसरा रो अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? B21 B22 B23, ये क्या आएगा? B2J, और ये हो जाएगा B2N डॉट डॉट डॉट। मान लो ये ऐसे ही चलता गया, एक जनरल ith रो, तो वो कैसा दिखेगा? I, तो BI1 ऐसा ही दिखेगा ना, BI1 BI1 ऐसा ही दिखेगा। फिर क्या आएगा? यस सर। BI2 BI3, ये सारा बीच में बहुत सारे रो हैं, है ना। यहां पे क्या आएगा बताओ? BIJ। BIJ, क्योंकि हम ith रो पे चल रहे हैं तो कॉलम चेंज कर रहा है, तो यहां पे jth कॉलम आएगा, तो ith रो में jth कॉलम यानी कि BIJ डॉट डॉट डॉट, आखिरी क्या होगा? BIN होगा। ठीक है, अब आखिरी रो पे आते हैं, तो आखिरी रो क्या होगा बताओ? सन्नी, सन्नी, यस सर। यस सर। आखिरी रो क्या होगा बताओ? आखिरी रो क्या लिखेंगे इस मैट्रिक्स का? डॉट डॉट डॉट, आखिरी रो क्या होगा? आखिरी रो क्या होगा? सर नहीं पता चल रहा है। सौम्या, BIM। BIN, आखिरी रो, आखिरी रो। हाँ, BM1 सर, BMI। नहीं नहीं, मैं जिससे पूछ रहा हूं वही जवाब देगा। सोफिया, यस सर। क्या होगा? BIM।
नहीं। सत्यमानंद, सर बोले? हाँ बोलो सन्नी। इसका आखिरी रो का सर नंबर बी क्या होगा वो बताओ ना। सर हाँ BM1 होगा बी सर। एम जे बी एम बी B1 B1 BM1 बी एम वन बी एम M1 वन ये होगा ना इसका आखिरी रो, यानी आई का वैल्यू जो होगा, आई का वैल्यू आखिरी क्या होगा, एम ना। तो आखिरी रो एम होगा ना, तो स्टार्ट कैसे होगा, बी एम, और फर्स्ट कॉलम पे जाएंगे तो बी एम वन। नहीं, जितने लोगों से अभी मैंने क्वेश्चन पूछा जवाब नहीं दिए, ये समझ में आया। बी एम वन, मैंने तुमसे पूछा था आखिरी रो कैसे स्टार्ट होगा, तो आखिरी रो का पहला एलिमेंट बी एम वन होगा, क्योंकि आखिरी रो कौन होगा, एम होगा, क्योंकि एम रो है, तो एम रो में 1 रो 2 रो 3 रो 4th रो एमएथ रो ही आखिरी होगा। तो यानी कि जब हम पहला एलिमेंट लिखेंगे एमएथ रो का, तो उसमें जो पहला सबस्क्रिप्ट होगा वो एम होगा, दूसरा सबस्क्रिप्ट, क्योंकि हम पहले कॉलम में इसलिए बी एम वन, दूसरा सबस्क्रिप्ट सॉरी दूसरा एलिमेंट क्या होगा एमएथ रो का, बी एम टू, बी एम थ्री। अब जेथ कॉलम में हम जा रहे हैं, तो बी एम जे, और आखिरी कॉलम में क्या होगा, बी एम एन होगा। सबको समझ में आया ये मैट्रिक्स कैसे लिखा गया, अगर मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में, Yes, sir. ताकि तुमको पता चले कि अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कैसा दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने इसको एक्सपैंड करके लिखा। हमेशा तो एक्सपैंड करके लिखोगे नहीं, लेकिन स्टार्टिंग कर रहे हो तुम मैट्रिक्स का, तो तुमको समझ में आना चाहिए ये मैट्रिक्स कैसा दिख रहा होगा, किस पोजीशन पे कौन होगा, ये तुमको समझ में आना चाहिए। किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछो अभी। देखो अभी कोई कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन डाउट आता है फिर बाद में। नो डाउट सर। किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, फिर तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना कि जब मैं आगे कुछ प्रूफ करूंगा तो मैं नोटेशन यूज करूंगा, मैट्रिक्स यूज नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब किसी थ्योरम को प्रूफ करना है तो मुझे तो मैट्रिक्स नहीं पता रहेगा, वो थ्योरम एक जनरल मैट्रिक्स के लिए ट्रू होगी, तो हम लोग यही नोटेशन यूज करेंगे। मैंने ये नोटेशन अभी तुम लोग को बता दिया, बाद में डाउट कि मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है, कैसे हो रहा है ये। ठीक है, ये एलिमेंट बताता है, अगर तुम इसको ऐसे लिखे हो और अगर ब्रैकेट के अंदर डाल दोगे तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा, इस चीज का भी ध्यान रखना। ओके, सो जो तुम्हारा पहला एक्सरसाइज है वो बहुत टफ नहीं है, तुम्हारे चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज है बुक में टफ नहीं है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेना अपनी एनसीईआरटी बुक की। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक की थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेना तो हिस्ट्री भी पता चल जाएगी। ठीक है, सारा चीज दिया हुआ है, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का वो हमने डिस्कस कर दिया, तो पहले एक्सरसाइज में तुम्हारा यही सारा चीज है। ठीक है, एक जो आखिरी बचा हुआ है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलो टाइप ऑफ मैट्रिक्स से पहले ना एक दो क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज से कर लेते हैं। ठीक है, तो ताकि जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो ध्यान रहे। अब जैसे बोला है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स, क्वेश्चन है तुम्हारे बुक का एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by, दो क्वेश्चन है तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, whose elements are given by
ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस माइनस 3i प्लस जे। अब इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। वो मैट्रिक्स है 3x4 ऑर्डर का। अब उसका एलिमेंट, अब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो उसका एलिमेंट हमको पता चलना चाहिए, उसका एलिमेंट का क्या वैल्यू है। तो ये बोल रहा है कि इसका ए आई जे, मैंने बोला था एलिमेंट का नोटेशन बताएगा। तो ए आई जे किसके बराबर है, 1/2 माइनस 3i प्लस जे का मॉडुलस, इसके बराबर है। अब तुम यहां से ए आई जे का वैल्यू निकाल सकते हो ना, बट पहले तो तुम अपने मैट्रिक्स का एक आउटलाइन बना लो कि तुम्हारा मैट्रिक्स दिख कैसे रहा है। तो ए मैट्रिक्स मेरा ये कैसा दिख रहा होगा, 3x4 ऑर्डर का है, यानी कि 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। तो 3 रो, तो मैं डॉट डॉट दे रहा हूं, 3 रो और 4 कॉलम, तो 4 डॉट होंगे ऐसे, फिर यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा। ऐसा ही दिखेगा तुम्हारा मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का एक जस्ट मैप तैयार हो गया ना कि मेरा मैट्रिक्स कैसा दिखेगा। ऐसा ही दिखेगा तुम्हारा मैट्रिक्स, कोई डाउट? नो सर। अब एक एक करके सबका एलिमेंट, सबका वैल्यू अगर पता कर लें तो हमारा वैल्यू मैट्रिक्स पता चल जाएगा। तो अब यहां से स्टार्ट करो। आई का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, ये भी ध्यान रखो। आई का वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 3 तक वेरी करेगा। जे का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, 1 से लेकर 4 तक वेरी करेगा। अब एक एक करके पता करो। A11 का वैल्यू क्या होगा, तो आई का, यहां पे जब हमने वो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1 पुट किया, तो यहां पे हमको 1 पुट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम आई और जे है ना। तो हाफ माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2, लेकिन मॉडुलस है तो +2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 2। यानी A11 का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब A11 का सर पोजीशन 1 होगा, तो इसके जगह पे सर हमने 1 2 ना रख होगा दिया। सर सर 1 होगा वहां पे, सॉरी, 1 A11 का 2 से वैल्यू। डिवाइड हो रहा है तो 1। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसी तरह अब आई और जे का वैल्यू 1 और 2 पुट करो, तो A12 यानी हाफ, इसके यहाँ पे 1 तो -3 प्लस 2, तो -3 प्लस 2 -1, लेकिन मॉडुलस है तो +1 डिवाइडेड बाई 2 1/2, यानी A12 का वैल्यू कितना होगा, 1/2। ऐसे ही करके तुम सारा वैल्यू निकाल सकते हो ना, सारे ए आई जे का वैल्यू निकाल सकते हो। तुम ध्यान देते Yes. जाना कि तुम्हारा ए आई जे का वैल्यू कहां तक जाएगा। फिर है तुम्हारा A13 आएगा तो A13 का वैल्यू निकालोगे। ये क्या है, A14 है तो A14 का वैल्यू निकालोगे। इसी तरह A21, A22, A23, A24। समझ में आ रहा है ना, ये सारे क्यों इसी पोजीशन पे होंगे, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसलिए A23 है ये। A31, A32, A33, A34, यानी कि तुमको A34 तक पता करना होगा। तो पता कर सकते हो, टोटल हो जाएगा सारा ये। यस सर। ओके, सो ये एक टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में। और भी 1 मार्क्स का बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो वो बना लोगे। ये था, तो ये ध्यान रखना कि कैसे हमको मैट्रिक्स बनाने दे सकता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सर एक्सरसाइज, सर हाँ बोलो। एक्सरसाइज हाँ 3.1 में 8 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर 1? 8। 8। यस सर। हाँ हाँ, अभी हम लोगों ने उसके लिए कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया है। आ रहे हैं ना हम लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आ रहे हैं ना अभी, ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी हम लोगों ने सारा नहीं पढ़ा है, अभी एक्सरसाइज 1 में अभी बचा हुआ है कुछ कुछ चीज। वो है पहला तुम्हारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सो पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है ये सारा, पेज नंबर
61, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला मैट्रिक्स है मेरा रो मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स which has only one row। एक मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगा वो मेरा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एक रो अगर है तो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कितना होगा? एक ही होगा। वर्टिकल लाइन बहुत सारा हो सकता है। तो तुम्हारा मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा ना, ऐसा ही दिखेगा ना। एग्जाम्पल 3 5 9, ये मेरा रो मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स? यस सर। ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। सो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो होगा, एक से अधिक रो नहीं होगा। कॉलम कितने भी हो सकते हैं। और एग्जाम्पल, अच्छा ये रो मैट्रिक्स है या नहीं है? नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि इसमें रो जो है वो 3 है, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। अच्छा ये रो मैट्रिक्स है या नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1। तो उसने डेफिनेशन में बोला है कि एक रो होना चाहिए, कॉलम के बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो रो एक है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स मेरा रो मैट्रिक्स। समझ में आया रो मैट्रिक्स क्या होता है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए रो मैट्रिक्स में। नेक्स्ट सेकंड है मेरा कॉलम मैट्रिक्स। सो कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होंगे, वो मैट्रिक्स मेरा क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो अब तुम देखो कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या होगा? 3 2 1 0, ये मेरा कॉलम मैट्रिक्स है। -5 6, ये भी मेरा कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? इसमें एक ही कॉलम है, रो बहुत सारे। ये भी मेरा एग्जांपल है रो मैट्रिक्स का, कॉलम मैट्रिक्स का। ये एग्जांपल एक्चुअली रो मैट्रिक्स में भी काम करेगा, कॉलम मैट्रिक्स में भी काम करेगा। नहीं, सो रो और कॉलम मैट्रिक्स सबको समझ में आया? यस सर। ओके, थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के बाद है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? सो ये ध्यान रखो कि स्क्वायर मैट्रिक्स, अब तुम थोड़ा सा अंदाजा लगा लो, स्क्वायर वर्ड से ही पता चल रहा है। हम लोग जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 3 5 6 9 2 1, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इन जनरल जितने भी हमारे मैट्रिक्स हैं सारे के सारे रेक्टेंगुलर है। तो ज्योमेट्री से थोड़ा सा अंदाजा लगा लो, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। यस सर। सर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स यानी हाँ, फॉल्स। सारे रेक्टेंगल मेरे स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, बट सारे स्क्वायर मेरे रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स भी मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स भी मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, सारे मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अंतर होता है? रेक्टेंगल में क्या होता है? एडजेसेंट साइड बराबर नहीं है। स्क्वायर में क्या है? सारे साइड बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे साइड तो है नहीं मैट्रिक्स में, साइड को कौन रिप्लेस कर रहा है? रो और कॉलम। एक मैट्रिक्स किससे कंस्ट्रक्ट होता है? रो और कॉलम से। ठीक है, तो अब मुझे बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो क्या डेफिनेशन होना चाहिए? A matrix having the row number A of rows equals matrix, to number of columns. हाँ, अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एक मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाए
तो वो मैट्रिक्स मेरा क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स, है ना? स्क्वायर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स में। हाँ सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स 3 4 -1 2, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, रो और कॉलम दोनों बराबर है। एग्जाम्पल, ये 3, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1, ये रो मैट्रिक्स भी है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम भी है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जाम्पल, 3 -1 0 2 -5 9 -7 0 0, ये मेरा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, 3 क्रॉस 3। समझ में आया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? Yes, sir. यस सर। ओके, सो स्क्वायर मैट्रिक्स भी इजी है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, 3 तरह के मैट्रिक्स हमने पढ़ लिए। फोर्थ मैट्रिक्स पे आते हैं। अब फोर्थ मैट्रिक्स में जाने से पहले ना थोड़ा सा एक नोटेशन हम लोग फिर से देखते हैं, एक टर्म ऑटोमेटिक आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्वायर मैट्रिक्स को नोटेशन वाइज स्टडी करते हैं हम लोग। मान लो ए मेरा ना, एक नोटेशन मैं यूज कर रहा हूं, ए आई जे मेरा मान लो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूंगा तो कैसा दिखेगा? A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, ठीक है? A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44, ठीक है? यहां तक ये इसका एक्सपैंड करके अगर लिखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। अब थोड़ा सा ना कुछ एलिमेंट को ऑब्जर्व करो। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं ना जिसके रो और कॉलम बराबर है। देखो, A11 A22 A23, सॉरी A11 A22 11 22 33 44, ऐसा और कोई नहीं है, ये स्पेशल एलिमेंट हो गए, है ना? जिसमें रो और कॉलम जो है वो बराबर बराबर दिख रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. और ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ इसी 4 में। तो ये जो है ना, ये जो 4 है ना, ये 4 एलिमेंट जो है एक स्पेशल बनाता है, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री से कंपेयर करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। तो मैट्रिक्स में डायगोनल 2, और डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है वो तुमको समझ में आ गई होगी। डायगोनल एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि आई और जे क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आई और जे क्या होना चाहिए? बराबर। अगर आई और जे बराबर नहीं है तो डायगोनल एलिमेंट नहीं है। अब दूसरा चीज, एक कंफ्यूजन और होगा। क्या कंफ्यूजन होगा? डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलता है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हेलो।
एक मिनट जस्ट, हाँ मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि डायगोनल एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारा आई और जे जो होगा ना ये बराबर होगा, जहां जहां आई और जे बराबर होगा वो डायगोनल एलिमेंट होगा। तो इसी में आई और जे बराबर है तो यही डायगोनल एलिमेंट होगा। बट अब कंफ्यूजन है, डायगोनल एलिमेंट हमेशा हर मैट्रिक्स में नहीं मिलता है। डायगोनल जो है ये डायगोनल जो है सिर्फ किसमें मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में। अगर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल नहीं मिलेगा, डायगोनल एलिमेंट हम नहीं बताएंगे कि डायगोनल एलिमेंट क्या है। अब एग्जांपल जैसे ले लो A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब इसमें जो डायगोनल जो है तुम बोलोगे कि ये दोनों होना चाहिए, बट डायगोनल नहीं है। डायगोनल ऐसे, ये देखो डायगोनल का स्ट्रक्चर, तो यहां पे डायगोनल मिलेगा ही नहीं। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल एलिमेंट नहीं होंगे। समझ में आया? डायगोनल एलिमेंट किस में मिलेगा? यस सर। डायगोनल एलिमेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगा। और डायगोनल एलिमेंट का क्राइटेरिया है ए आई आई। ए आई आई ये किसका नोटेशन हो गया? डायगोनल एलिमेंट का, विद कंडीशन आई इक्वल टू जे। अगर आई और जे बराबर हो जाएगा तो जो ये एलिमेंट है ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा? डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं ना? नो सर। नो सर। ओके, सो चलो मेरे ख्याल से क्लास थोड़ा सा अधिक बड़ा हो गया। इतना पहले एक बार समराइज कर लो सब। मैं होमवर्क सिर्फ दे रहा हूं, होमवर्क जो आज पढ़े हैं उसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और किसने मुझसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 मुझसे किसने पूछा था? सर हम। हाँ, अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? ए जो है एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ कौन सा कंडीशन वैलिड है? कोई भी आंसर दे सकते हो इसका। n is equal to n. सी। m इक्वल टू n। सी, एम इक्वल टू एन, स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो 8 नंबर इजी है ना? यस सर। ओके, अभी 3-4 मैट्रिक्स और टाइप बचा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करें क्योंकि वो थोड़ा सा और टिपिकल हो जाएगा। यहां तक इजी मैट्रिक्स था, ठीक है? एक ही दिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करना, क्वेश्चन नंबर 8 तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? और जो बताया उसको एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो क्लास खत्म करें फिर? यस। लीव कर सकते हो क्लास को।